आज की बड़ी खबरों के साथ उत्तराखंड में महिलाओं के आरक्षण पर रोक संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से महिलाओं के हित में दिए गए फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी सरकार महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। हम अध्यादेश लाने की तैयारी में हैं। हमने समय पर मजबूत पैरवी की। और ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं देहरादून से ज्योत्सना। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे असमंजस की जो स्थिति थी सरकार के लिए भी और उत्तराखंड की महिलाओं के लिए भी, वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। पूरी तरह से फैसला महिलाओं के हक में गया है। ज्योत्सना ने मेरी आवाज आपको मिल रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि काफी दिनों से ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये असमंजस की स्थिति थी। सरकार कह रही थी हम अध्यादेश लाएंगे, इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में फैसला दे दिया। लिहाजा सरकार की भी जो वादा था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसका भी सम्मान रहा और उत्तराखंड की महिलाओं की मांग भी इस आदेश के बाद पूरी हो गई। अनुज, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड आप जानते हैं कि चाहे आंदोलन की बात करें या यहाँ की आर्थिकी सामाजिकी की बात करें, महिलाएं यहाँ की बैकबोन रही हैं। और उत्तराखंड की महिलाओं को ही आगे करने के लिए राज्य बनने के बाद ये बड़ी पहल की गई कि यहाँ की महिलाओं को यहाँ की सरकारी नौकरियों में 30% 36 रिजर्वेशन दिया जाए। तब से लगातार नौकरी हो रही थी, लेकिन अभी कुछ महीने पहले हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद ये आरक्षण निरस्त हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई और सुप्रीम कोर्ट में जब एक मजबूत पैरवी की गई तो अब राहत मिली है और हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि सरकार पैरेलल अध्यादेश की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि आप जानते हैं कि विधानसभा का सत्र बहुत जल्द होने वाला है, तो सरकार अध्यादेश के माध्यम से भी राहत देने की कोशिश कर रही थी। कुल मिला के इस मामले में जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी भी थी। ये बात आई थी कि सरकार ने मजबूत पैरवी नहीं की और जिसकी वजह से ये सब हुआ है। अनुज, मैं आपको बता दूं कि आज का दिन वैसे भी बेहद खास था, क्योंकि एक तरफ सुबह लखपति दीदी योजना की शुरुआत हुई और इगास जो उत्तराखंड का लोक पर्व है, आप भी जानते हैं कि उत्तराखंड में 11 दिन बाद ही असली दिवाली मनाई जाती है। ये मान्यता है कि जब अवध में रामचंद्र आए थे तो उस दिन दिवाली मनी थी और पहाड़ में जब तक ये संदेश गया तब तक 11 दिन बीत चुके थे। तो आज इस समय मैं मुख्यमंत्री आवास पर हूँ और यहाँ पर इगास का आयोजन हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत इस समय दृश्य है यहाँ पर और कह सकते हैं कि खुशी का भी मौका है, क्योंकि सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली है महिलाओं को लेकर खास तौर पे। वहीं महिलाओं को लेकर सुबह एक नई योजना लॉन्च की गई थी और इसी बातचीत के साथ साथ अनुज, मैं यहाँ के कुछ नज़ारे भी आपको दिखाना चाहूँगी। ये मुख्यमंत्री आवास है जो पारंपरिक पहाड़ी शैली में बना हुआ है, यानी कि पहाड़ की जो एक संस्कृति होती है, पत्थर पठाल और टीन, उससे बना हुआ है। आज इगास के मौके पर आप देखेंगे कि बेहद खूबसूरत सजा हुआ है, क्योंकि जो असल पहाड़ की दिवाली है वो इगास है, बूढ़ी दिवाली से कहा जाता है और वो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ है। मेरे सहयोगी कैमरामैन मुकेश राजपूत आपको दिखा रहे हैं कि पहाड़ी शैली में कटवा पत्थर होते हैं उससे ये आवाज बना हुआ है। इस तरीके का ये खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर है। वहीं अगर देखेंगे तो बहला शुरू हो चुका है। जो इगास का खास आयोजन होता है, सुबह गौ पूजा होती है, पारंपरिक व्यंजन बनते हैं और शाम को चीड़ की लकड़ियों से इस तरीके से बहला बनाया जाता है। उस बहले का आयोजन शुरू हो गया है। खुद मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के सहयोगी इस समय बहला खेल रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा दिख नहीं पा रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है।
तो उत्तराखंड सरकार में सरकारी नौकरियों में मिलने वाले 30% क्षैतिज आरक्षण के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद बीजेपी संगठन भी सरकार के साथ बेहद खुश है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट ने महिलाओं को मिलने वाले 30% आरक्षण पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से सरकार बेहद सक्रिय हो गई थी क्योंकि उसकी काफी किरकिरी हो रही थी। आरोप लग रहे थे कि सरकार ने कमजोर पैरवी की है। अब बीजेपी का कहना है कि उनकी सरकार हमेशा से महिलाओं के हितों को लेकर बेहद गंभीर रही है और महिलाओं को राजनीतिक आर्थिक भागीदारी को लेकर बीजेपी ने हमेशा प्राथमिकता में रखा गया है। हम न्यायालय ने जो आदेश किया है हम स्वागत करते हैं महिलाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा पक्षधर रही है। चाहे वो पंचायतों में आरक्षण हो, नौकरियों में आरक्षण हो और संगठन में भी आरक्षण है, सभी को देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को आगे करके और महिलाओं के हितों के लिए लड़ती भी है, आरक्षण भी देती है और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। चाहे किसी दिशा में देख लो, नौकरी हो, रोजगार से संबंधित हो। आज मैं भी बहुत बड़ा कार्यक्रम था हमारे जो ये माननीय मंत्री जी ने, गणेश जोशी ने कराया, तो मैं अक्सर देख रही थी कि महिलाएं दूर दराज से आई हुई बहुत काफ़ी भारी संख्या में, जिन्हें अपना रोजगार चलाने के लिए मतलब एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें जो धनराशि बजट मुहैया कराया है। और मैं समझती हूँ जो महिलाएं घर में बैठी थी आज वो जागरूक होकर के बाहर निकल रही हैं। सम्मान करते हैं और क्योंकि मामला न्यायालय का है और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने और इसके लिए प्रयास किया वो उसके लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही महिला आरक्षण के पक्षधर रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय जनरल खंडूड़ी जी की सरकार में पहली बार 50% आरक्षण हमने पंचायतों में और नगर के चुनावों में दिए हैं। इसी प्रकार से सरकार में भी हमारी सरकार के दौरान 30% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया गया है और हमारे मुख्यमंत्री का प्रयास रहा है और भाजपा का प्रयास रहा है कि आगे भी ये आरक्षण महिलाओं को मिलता रहे। उत्तराखंड में गुरुवार को लखपति दीदी योजना का शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री धामी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। सर्वे ऑफ इंडिया ग्राउंड में कृषि और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी सहित राज्य भर से आई महिलाओं ने शिरकत की है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित यह कार्यक्रम ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने 1 लाख से अधिक आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को लोक पर्व इगास और बूढ़ी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि वर्ष 2025 में जब हमारा राज्य अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा तब तक हम अपने प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का कार्य करेंगे। यह प्रयास निश्चित तौर पर महिलाओं की आर्थिक उन्नति को गति देने में अहम भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने इस मौके पर कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि यदि मातृशक्ति सशक्त होगी तो पूरा समाज सशक्त होगा। लखपति दीदी योजना के माध्यम से राज्य की मातृशक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हमारा प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर कार्यक्रम में आई महिलाओं ने भी खुशी जाहिर करते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम करती हैं उनके उत्पादों को मार्केट में उपलब्ध कराना और उनके रोजगार को प्रमोट करना होगा ताकि महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें, क्योंकि अभी तक इस तरह का काम करने वाली 26,000 महिलाओं को सीधा लाभ मिला है। लेकिन सरकार की कोशिश है कि 2025 तक 1.25 लाख से ज़्यादा महिलाओं को इस योजना का सीधा लाभ मिले। जहां मातृशक्ति के उत्थान के लिए हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। पहले ही जहां उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे अनेकों कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना पहले से प्रारंभ की जा चुकी हैं।
हमने भी निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लखपति दीदी योजना प्रारंभ कर रहे हैं। 2025 तक 1,25,000 बहनों को हम लखपति बनाएंगे और आज लखपति मेला उन्हीं के निमित्त यहाँ पर आयोजित किया गया है। आर्टिसन कार्ड बनने से हम जो हमारा कारीगर कार्ड होता है उसके द्वारा हम अपने ऑल इंडिया में अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं और मेले में हमारी एंट्री के लिए हमें राहत मिलती है। नहीं तो हमें अपना पैसा लगा करके वहाँ जाने के लिए फ़ीस पे करनी पड़ती है। इसके उससे हम बिना फीस के और आने जाने का ये फ़ायदा हमें आगे को मिलेगा इस योजना के तहत। स्वयं सहायता समूह जो ग्रुप चल रहे हैं इसके माध्यम से और भी जो भी गांव-गांव में जो संस्थाएं चल रही हैं समूह के माध्यम से, तो इससे काफ़ी महिलाओं को मदद मिलती है और जो भी छोटे-छोटे उद्यम चला रहे हैं उनको आगे ले जाने के लिए उनकी मार्केटिंग के लिए एक मार्गदर्शन है। महिलाओं को मार्केटिंग के लिए सपोर्ट करना है अच्छे तरह से, मार्केटिंग, फोटोग्राफी और महिलाओं का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाते हैं उनका एक्चुअल काम दिखा के और उसको एक अच्छे तरह से प्रस्तुत करना है। उससे उनका खुद का एक इंडिविजुअल एक ये बन जाएगा कि अस्तित्व बन जाएगा कि हाँ हमने एक काम किया है और उसके द्वारा बहुत और महिलाएं जाग उठेंगे और उनको प्रेरणा मिलेगा। उत्तराखंड में दिवाली का पर्व इगास मनाया गया है। राज्य में इस अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को इगास की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने धर्मपत्नी गीता धामी के साथ इगास के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर गौपूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री ने देव उठनी एकादशी के इस पावन अवसर पर तुलसी पूजन भी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि गाय सनातन संस्कृति के साथ ही समस्त मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। गाय को सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने वाली और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माना गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की युवा पीढ़ी का आह्वान करते हुए कहा है कि वे अपनी प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण हितैषी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए आगे आए। प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को लोक पर्व इगास की तथा बूढ़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लोक पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान है। दीपोत्सव के 11वें दिन एकादशी को उत्तराखंड में इगास और बूढ़ी दिवाली मनाने की प्रथा सदियों पुरानी है। गढ़वाल में इगास को बग्वाल के रूप में, जबकि कुमाऊं में इसे बूढ़ी दिवाली कहा जाता है। प्रदेश में सभी लोग इगास को हर्षोल्लास के साथ मना सकें, इस हेतु हमारी सरकार ने इगास पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। हालांकि त्योहारों के नाम पर सिर्फ अवकाश देने से हमारी लोक संस्कृति समृद्ध नहीं होगी, बल्कि ऐसे पर्वों को जन सहभागिता और पूरे उत्साह के साथ मनाकर ही हम अपनी जड़ों को मजबूत कर सकते हैं। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि इगास के दिन अधिक से अधिक संख्या में अपने पैतृक गांव पहुंचें और पूरे उत्साह के साथ इस लोक पर्व को मनाएं। एक बार पुनः आप सभी उत्तराखंड वासियों को लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की अनेकों शुभकामनाएं। तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। देखने को मिला है खासतौर पर धामी से मिलने वालों में युवाओं का प्रतिनिधित्व अधिक रहा है। मंदिर में दर्शन के बाद जुब्बल कोटभाई विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी चेतन ब्राक्टा के पक्ष में मुख्यमंत्री धामी ने रोहतान जुब्बल पहुंचकर विशाल जनसभा को संबोधित किया और लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की।
ऊधम सिंह नगर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामला जसपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पीड़िता की मां ने जसपुर थाने में तहरीर देकर बताया है कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ 2 युवकों ने रेप किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कोतवाली जसपुर एसआई हरीश आर्या ने बताया है कि अंगदपुर गांव निवासी महिला द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें गांव के एक युवक और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रेहड़ी निवासी एक युवक ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप किया है, जिसमें पुलिस द्वारा संगीन धाराओं सहित पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। आपको बता दें कि मामला जसपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पीड़िता की मां ने जसपुर थाने में तहरीर देकर पुलिस को ये जानकारी दी है कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ 2 युवकों ने रेप किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कोतवाली जसपुर एसआई हरीश रावत ने बताया है कि अंगदपुर गांव निवासी महिला द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें गांव के एक युवक और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रेहड़ निवासी एक युवक ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप किया है, जिसमें पुलिस द्वारा संगीन धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। ये कल दिनांक 3/11/2022 को अंगदपुर से श्रीमती रेखा देवी वाइफ ऑफ चंद्रपाल सिंह थाने पर आई थी। इसने एक तहरीर दी कि उसकी लड़की के साथ एक गांव के युवक और एक यूपी रेहड़ का रहने वाला है, उनके द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया, जिस संबंध पर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। धारा 376D और 5/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का शुक्रवार को मसूरी आगमन हुआ है। उन्होंने रिस्पना नदी के उद्गम स्थल मसूरी वुड स्टॉप के पास पूजा अर्चना की। यहां पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने रिस्पना नदी के उद्गम स्थल को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया है और साथ ही रिस्पना नदी के उद्गम स्थल पर रास्तों पर कूड़ा एकत्रित कर सफाई अभियान भी चलाया है। इस मौके पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि 25 दिसंबर 2009 को हमने रिस्पना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान चलाया था और यह अभियान 66 दिनों तक चला और वहां पर वृक्षारोपण भी किया गया और आज यहां रिस्पना नदी के उद्गम स्थल पर फिर से आए हैं। उन्होंने कहा है कि इस उद्गम स्थल को और विकसित करने के लिए संकल्पित लोगों की आवश्यकता है और इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जा रही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि इसमें जनशक्ति, इच्छा शक्ति और राज्य शक्ति से यह संभव हो सकेगा कि किस प्रकार से रिस्पना नदी के इस उद्गम स्थल को दोबारा से और बेहतर किया जाए। यूके SSC परीक्षा लीक मामले के बाद धामी सरकार बैकफुट पर है। उत्तराखंड सरकार प्रतियोगिता परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने इस बाबत जानकारी दी। गरीब माता पिता के बेटे बेटी के पास अगर कोई धन है, कोई पूंजी है, तो उसकी पढ़ाई है, उसकी शिक्षा है, उस पर किसी प्रकार का भी कोई भी
डाका न डाल पाए, कोई उनके साथ हेरा फेरी न कर पाए, कोई धोखा न कर पाए, कोई नकल न कर पाए। इसके लिए सख्त कानून की बहुत ज़रूरत है और हम उत्तराखंड के अंदर भविष्य में सभी परीक्षाएं निष्पक्ष हों, पारदर्शिता से हों, योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर जो हमारे बेटे बेटियां हैं उनका चयन हो, उसके लिए हम सख्त कानून नकल करने वालों के लिए लाएंगे, जो कि हमेशा से हमारे जो छात्र छात्राएं प्रतिभावान हैं वही आगे आएँ, उन्हीं को मौका मिले और जो नकल वाले हैं, दूसरी तरीके से आने वाले हैं, अपराधी गिरोह हैं, उनका हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। तो ऋषिकेश में आईडीपीएल चौकी में तैनात सिपाही ने जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान के साथ अभद्र व्यवहार किया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने आईडीपीएल चौकी परिसर में धरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि शामपुर और आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत कई लोग बिना सत्यापन के निवास कर रहे हैं। इसमें से अधिकांश लोग चोरी की वारदात में शामिल हैं और पुलिस इनको संरक्षण दे रही है। पे 3 बार जो यहाँ पे अवैध कब्जा करके बैठा होता, 3 बार चोरी की घटना में पकड़ा गया। और आज जो है आईडीपीएल चौकी का पुलिस चौकी में एक कांस्टेबल है, उसने हम उनका सपोर्ट करते हुए हमारे साथ बदतमीजी करी, हम पे उल्टा आरोप लगा और उसका सपोर्ट कर रहे हैं। और जिनका सपोर्ट कर रहे हैं वो उत्तराखंड के मूल निवासी भी नहीं है और वो बता रहे हैं कि 20 साल से जो है वो इस सरकारी भूमि पे कब्जा करके बैठे हुए, तब पुलिस वालों का कोई ध्यान नहीं आया, तब कोई वो नहीं आया। हमने कल तक इनको टाइम दिया था कि खाली करने का, पुलिस वाले ने बोला ये खाली कर देंगे, मगर जैसे हम सुबह आए पुलिस वाले उनके सपोर्ट में आ गए और मेरे साथ व्यक्तिगत बदतमीजी करने लग गए। और हमारे ये मांग है कि ऐसे पुलिस वालों को उत्तराखंड पुलिस में हम नहीं चाहिए और यहाँ पे जितने भी अतिक्रमण जो बाहर के लोगों ने करा, जो उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है, वहां पे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samalive.com। सहारा प्रणाम। ओकाई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं लकी ओए लकी ऑफर। स्क्रैच करो कूपन और जीतो निश्चित इनाम। कार, लैपटॉप, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन, माइक्रोवेव, सिल्वर कॉइन और कैश ही कैश। तो कूपन स्क्रैच करो। अब ओकाया फास्ट F2B ई स्कूटर सिर्फ 89,999 में। सवाल में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। आगे बात करते हैं गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र दुर्गाबाड़ी के पास राज नर्सिंग होम पैरामेडिकल के प्रोपराइटर मेडिकल माफिया अभिषेक यादव की लगभग 100 करोड़ की संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क कर दिया। इसके साथ साथ अभिषेक यादव पर ये गोरखपुर अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। आपको बता दें कि राज नर्सिंग होम ने हजारों छात्रों से पैसा लेकर उन्हें फर्जी डिग्रियां दी थी। छात्रों का एडमिशन करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया था, जिसको लेकर छात्रों ने 1 हफ्ते से ज्यादा धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मेडिकल माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जनपद गोरखपुर में एक राज नर्सिंग नाम के एक इंस्टीट्यूट, जिसको पैरामेडिकल कॉलेज के नाम से भी इन्होंने परमिशन ली थी, जो कि ये बिल्डिंग यहाँ से संचालित होती थी और इसने लोगों के कई सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मोटी मोटी रकम लेके इस व्यक्ति ने अपनी जिस संख्या जो इसको अलॉटेड थी उससे कई गुना ज्यादा एडमिशन देके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ऐसे मेडिकल माफिया के खिलाफ आज कई जगहों 9 से ज्यादा इसकी प्रॉपर्टियां जब्त की जा रही है, जिसमें कम से कम 100 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त की जा रही है।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल प्रदेश के दौरे पर कई चुनावी जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। सीएम ने कांगड़ा के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी संजय गुलेरिया के पक्ष में वोट मांगे। इसके बाद सीएम योगी बिलासपुर गए, जहां उन्होंने घुमारवी विधानसभा क्षेत्र में राजेंद्रगढ़ के पक्ष में चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। ये भारत का नया पुरुषार्थ है। दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है, आशा भरी निगाहों से दुनिया भारत की ओर देखती है, मोदी जी की ओर देखती है। योग की परंपरा को आज देखते होंगे, दुनिया के 175 से अधिक देश भारत के योग की परंपरा के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। भाइयों बहनों, ये न केवल वैश्विक मंच पर भारत की एक नई पहचान के रूप में भारत उभरा है, एक नए भारत के रूप में उभरा है। कांग्रेस ने तो देश को सदैव घाव दिए हैं, कहीं आतंकवाद के, कहीं अलगाववाद के, कहीं नक्सलवाद के, कहीं पर भाई भतीजावाद का, कहीं भ्रष्टाचार का, कहीं पर माफियावाद का। लेकिन आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील थी जब कश्मीर से धारा 370 को प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से समाप्त किया गया। आपने देखा होगा कि 1950 में जबरदस्ती जब भारत के संविधान का हिस्सा बना करके धारा 370 को इसका हिस्सा बनाया गया था, वह कश्मीर में आतंकवाद की जड़ बनी थी। और आतंकवाद की जड़ केवल वही नहीं बनी थी भाइयों बहनों, उसके कारण पूरे देश के अंदर आतंकवाद पनपा था, पूर्वोत्तर के राज्यों में अलगाववाद पनपा था, नक्सलवाद उसके साथ साथ पनपता हुआ दिखाई दे रहा था। विगत 8 वर्ष के अंदर आतंकवाद अपनी अंतिम सांस गिन रहा है। अलगाववाद और उग्रवाद के लिए भी कोई जगह नहीं, एक सभी अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। और आज भारत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों के साथ जुड़ रहा है। हाईवे बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी और आईआईएम बन रहे हैं। विगत 5 वर्ष के अंदर ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश विकास की जिस नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, वह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं